नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 12 दिन तक चले इजराइल और ईरान संघर्ष को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर समाप्त करवा दिया था, आप जानते हैं। और उसके बाद अपने लिए उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर भी भिजवा दिया है अब अपने ही सांसद के जरिए। आप जानते हैं कि ईरान के तीनों परमाणु स्टेशनों यानी फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने बम बरसाकर दावा किया था कि उसके ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फुल स्टॉप उसने लगा दिया है। इजराइल ने भी इसी दावे के साथ ईरान पर हमला बोला था कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। 13 जून से शुरू हुई इजराइल ईरान की जंग में 22 जून को अमेरिका तब जुड़ गया जब उसने ईरान के तीनों परमाणु स्टेशनों पर अपने B-2B विमानों से बम बरसाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया पर करके ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन अब उसकी हकीकत सामने आ गई है। दरअसल अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं किया गया, तबाह किया ही नहीं जा सकता। और अमेरिकी ऑपरेशन से ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे चला गया है, लेकिन ये तीनों जो उनके परमाणु स्टेशन हैं वो तबाह नहीं हुए हैं। अमेरिकी मीडिया में आई खबर के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है, जबकि इस रिपोर्ट के सामने आने पर ट्रंप ने इसे फेक न्यूज बताते हुए इसका खंडन किया है। दरअसल पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA की तरफ से यह खबर लीक हुई है। यह जानकारी ट्रंप के उन दावों को खारिज करती है दोस्तों, जिसमें उन्होंने बार बार कहा था कि हमारे हमलों ने ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस आकलन को पूरी तरह गलत करार देते हुए कहा है कि यह टॉप सीक्रेट था, लेकिन खुफिया विभाग में एक निम्न स्तरीय हारे हुए शख्स द्वारा मीडिया को लीक किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह लीक राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने और हमले को अंजाम देने वाले पायलटों की बहादुरी को कम करने की कोशिश है। लेविट ने यह भी कहा कि हर कोई जानता है कि जब आप 30,000 पाउंड के 14 बम सटीक निशाने पर गिराते हैं तो वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये बात यहां पर लेविट कह रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया की खबरों का खंडन करते हुए सोशल ट्रूथ पर लिखा है फर्जी समाचार। CNN ने असफल हो रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश की है। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। टाइम्स यानी न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN दोनों को जनता की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इधर अमेरिका में जहां ट्रंप अपने ही दावों पर उठ रहे सवालों को झेल रहे हैं और अपने ही पेंटागन की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उनसे जो खबर लीक हुई है उसको झेल रहे हैं, तो वहीं उधर हेग में नाटो की बैठक भी हो रही है आज, और उस बैठक में ईरान और इजराइल के संघर्ष पर भी ज्यादा चर्चा हुई है। इस बैठक में भाग लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हेग पहुंचे और वहां भी उन्होंने अपने B-2B विमानों की यानी जो बम बरसाने वाले जो विमान हैं उसकी तारीफ करते हुए कहा कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का तुरंत अंत हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये तुलना करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इन हमलों की तुलना 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से की जा सकती है। देखिए, एक यहां पर दोस्तों बहुत ही मजेदार तथ्य नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप नागासाकी और हिरोशिमा से इस घटनाक्रम की तुलना कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि मैं ये तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इन हमलों की तुलना 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से की जा सकती है। वहां भी संघर्ष तुरंत खत्म हो गया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने इस युद्ध को समाप्त कर दिया। अगर हमने परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं किया होता तो वे अभी भी लड़ रहे होते। नाटो की बैठक में भी खुफिया जानकारी के लीक होने की बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पेंटागन से मंगलवार को लीक हुई खुफिया जानकारी में कोई दम नहीं है। यानी कहीं ना कहीं वो जो खुफिया जानकारी लीक हुई है वो
ट्रंप को परेशान कर रही है। ट्रंप एक तरफ अपनी वाहवाही लूटने में या लेने में कहें जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पेंटागन से लीक हुई जानकारी पर सफाई देने में भी लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच उधर ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा। ईरान ने साफ साफ ये बात कह दी है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा। कल से ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कल शाम 6 बजे ईरान के समय के अनुसार और अलग अलग शहरों के अलग अलग चौराहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और वहां अपने देश की तरफ से, अपने देश के सुप्रीम लीडर के नाम से वहां जश्न मनाया गया और नारेबाजी हुई, नारे लगाए गए। जबकि इजराइल में ऐसी कोई घटना की खबर नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन जरूर दिया है, लेकिन उनके संबोधन के अलावा कोई खास उत्साह वहां पर नहीं है इजराइल में। यह बात यहां साफ दिखाई दे रही है। तो लेकिन इजराइल और अमेरिका का कहना है कि हम ईरान को परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने नहीं देंगे। मतलब साफ है कि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, यानी पिक्चर कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इधर अपने देश में आए, थोड़ी सी चर्चा अपने देश की भी करना यहां जरूरी है। ईरान भी चलेंगे और ईरान से भी अपने साथी को हम जोड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर ईरान में चल क्या रहा है। इस पूरे संघर्ष को अब यहां हम समाप्त होते हुए देख रहे हैं या ये संघर्ष अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब ईरान कह रहा है कि हम परमाणु कार्यक्रम अपना जो है उसको बंद नहीं करेंगे और उधर अमेरिका कह रहा है अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम मजा चखाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इजराइल भी यही बात कह रहा है। तो क्या इजराइल और अमेरिका दोबारा ईरान के ऊपर हमला बोलेंगे, यह भी देखना होगा। इधर हिंदुस्तान में आते हैं तो आज आपातकाल के यानी इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार ने इस इमरजेंसी के आज इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है आज के दिन बीजेपी की सरकार ने। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीएम मोदी पर कई सवाल दागे हैं। खड़गे के एक बाइट को भी आपको हम सुनाना चाहते हैं जल्दी से। और खड़गे ने भी ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर मोदी से सवाल पूछे। खड़गे ने सवाल कई सारे पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर मणिपुर, आप जब बात कर रहे हैं संविधान हत्या दिवस की, तो उसी संविधान की बात कर लेते हैं। और उस संविधान में नरेंद्र मोदी जी ये बताइए कि उस संविधान में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप तो संविधान हत्या दिवस की बात कर रहे हैं। मणिपुर की बात आप क्यों नहीं करते, पहलगाम की बात आप क्यों नहीं करते। ऐसे बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए हैं। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इन सब की बात, अर्थव्यवस्था की बात भी हुई है। लेकिन सीज फायर, बार बार ये चर्चा, ये जिक्र आना ही है। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, बोलता है नहीं। ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। बैठे चुप बैठे, वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला। अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं, ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहां बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते हैं इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हैं, वो फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है। लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप। और ट्रंप ने क्या बोला, अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये इनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं।
तो सुन रहे थे, इतने अवगुण रहते हुए भी ये हीरो बनना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल यहाँ दागे गए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। आज दोपहर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा हमला बोला बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, और खासकर सरकारी तौर पर आज ये जो विज्ञापन दिए गए और आज के दिन को संविधान हत्या दिवस बताया गया, बनाया गया, इस पर यहाँ पर अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सारी बातें कही हैं, आपातकाल के 50 साल और उस पर अपनी बात। लेकिन यहाँ से अगर हम उधर ईरान की तरफ बढ़ते हैं तो साफ दिखाई देता है कि ईरान जो है वो बिल्कुल टस से मस होने वाला नहीं है, वो अपनी राह पे, अपने रास्ते पे चल रहा है। और ईरान का कहना है कि हम परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। क्या यहाँ से फिर से दोनों देशों के बीच, यानी इजराइल और अमेरिका जो दोनों साथ हैं, और उन दोनों के सामने ईरान खड़ा नजर आता है क्या? और ईरान में इस बीच 700 से ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो दुश्मन देशों के लिए, यानी इजराइल के लिए काम करते थे, उनके लिए जासूसी करते थे। इन लोगों में से 3 को फांसी की सज़ा दी गई है और ऐसे कई लोगों पर केसेस चल रहे हैं। ये बंदी जो हैं पिछले 12 दिनों के हैं, जो लगातार, यानी 13 तारीख से जो ये शुरुआत हुई थी, जंग की शुरुआत 2 देशों के बीच, उसके बाद ये पकड़े गए हैं। तो ईरान में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, इधर हिंदुस्तान में भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, और उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद को बचाने के लिए, क्योंकि जो पेंटागन से लीक हुई है, जो खबरें लीक हुई हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है, पेंटागन की जासूसी एजेंसी साफ कह रही है कि जो बम गिराए गए हैं अमेरिका की तरफ से, उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ इन तीनों परमाणु ठिकानों पे ईरान में। इसके भी मायने समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ है, एक तरफ आपातकाल पे आर पार है हिंदुस्तान में, तो दूसरी तरफ विदेश में देखा जाए तो ट्रंप का फॉर्मूला फेल नज़र आता है, और तीसरी बात यहाँ पर ईरान जो है वो इजराइल को अपनी औकात बता रहा है। तो इन सब को हम जरा समझते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान से सीधे जुड़े हुए हैं मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सूरतवाला जी के अलावा हमारे 4 साथी इधर हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। मोहम्मद हुसैन साहब, आपके पास ही सबसे पहले आना चाहता हूँ, ज़रा आपसे समझूँ क्या सूरत हाल है वहाँ ईरान में, और कल से क्या जश्न का माहौल, और अभी तक जश्न जो है वो वैसे ही चल रहा है, या अब खामोशी है, शांति है? क्योंकि इजराइल से ऐसे जश्न की खबर नहीं आ रही है। यहाँ आपके यहाँ यानी ईरान में क्या चल रहा है? के बारे में कहना चाहूंगा। पहले आज एक बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं। आज की बड़ी खबर ईरान से ये है कि ईरान की पार्लियामेंट के अंदर आज वोटिंग हुई थी एक बिल के ऊपर, और बिल का पर्पस ये था कि ईरान अपने तमाम कॉरपोरेशन जो IAEA के साथ हैं वो पूरी तरह से सस्पेंड करना चाहता है। और उस बिल के अंदर सिर्फ 2 वोट एब्सटेन में थे, और बाकी 219 वोट के साथ में वो बिल पास हो गया है ईरान की पार्लियामेंट के अंदर। यानी आज ईरान की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि IAEA के साथ में अब वो अपने कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से सस्पेंड करना चाहता है। और उसका पर्पस ये बताया है उन्होंने, क्योंकि ये IAEA का जो रवैया रहा है 13 जून से पहले और इस जंग के दरमियान में भी, उसने अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं किया है। कोई भी एक कंट्री जब NPT का हिस्सा बनती है तो वो उसको कुछ फायदा होना चाहिए। एक फायदा उसमें ये होता है कि जो भी NPT का हिस्सा बन रहा है तो IAEA की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो IAEA का हिस्सा है अगर हमला किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है जंग को रुकवाना और जंग करने वाले की निंदा करना। IAEA ने न निंदा किया है और न जंग रुकवाने में कोई मदद किया है, बल्कि ईरान का क्लेम यह है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई थी जिसका अमेरिका और इस्राइल पूरी तरह से सियासी फायदा उठाते थे और इसको जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। ईरान के साइंटिस्ट का नाम इवन ये कहा जाता है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से इस्राइल के मोसाद तक के पहुंचाया गया था और अमेरिका के CIA तक के पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से अपने कॉर्पोरेशन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल रात में मैंने लाइव में भी आपके सामने इसका जिक्र किया था, लेकिन एक छोटा सा उसके अंदर सुधार करना चाहता हूं। कल हम लोगों ने यह कहा था कि 6 बजे ईरान में जश्न का ऐलान हुआ है,
जश्न की जगह ईरान के प्रेस के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है और जो लोगों को दावत दी गई है, और लाइव के बाद जब मैं भी गया था उस प्रोग्राम के अंदर, मैंने नजदीक से देखने की जब कोशिश किया था, तो मैंने ये देखा कि वहां जश्न का वर्ड यूज नहीं हो रहा था, वहां यूज हो रहा था रैली का वर्ड, इज्तिमा का वर्ड, और रैली यानी रैली थी। रैली के अंदर ये लोग आए थे अपनी गवर्नमेंट, अपनी आर्मी का सपोर्ट करने के लिए, सेना का सपोर्ट करने के लिए। ईरान का भी यह मानना है कि जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अपने सपोर्ट को पब्लिक बताने के लिए रास्ते पर आई थी कि अगर एक तरफा आज इसराइल रुका है जंग से, तो भी हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो अपना सपोर्ट जाहिर किया था यहां पर पब्लिक ने। तो ये दो अहम बड़ी बातें थी जो मैं पेश करना चाहता था। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये ईरान की तरफ से अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ईरान इस बात को लेकर तैयार है, ये माना जाए सूरतवाला जी कि ईरान इस बात को लेकर तैयार है कि आगे अगर कोई किसी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें हम अपनी तरफ से भरपूर पुरजोर कोशिश करके जो अभी तक कर रहे थे, और खासकर इजराइल के सामने हम टिके रहेंगे, अमेरिका के सामने टिके रहेंगे। क्या यहां पर यह दिखाई देता है? बिल्कुल, न सिर्फ ये कि हम टिके रहेंगे, हम तो टिके हैं, साथ साथ में उन दोनों को हम घुटनों पर लेकर आएंगे। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ईरान के तकरीबन हर एक्सपर्ट का ये कहना है कि सीज फायर की डिमांड किसकी तरफ से आई थी। सीज फायर की डिमांड अमेरिका की तरफ से थी, उसने मध्यस्थता के लिए कतर को इस्तेमाल किया था। सीज फायर की ये बात आने से पहले ट्रंप ने जो है नेतन्याहू के साथ बात कर लिया था। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में इस बात को बयान किया है। तो सीज फायर की डिमांड बताती है कि ईरान न सिर्फ ये कि डट कर खड़े रहने के लिए पक्का इरादा कर चुका है, बल्कि उनको घुटने पर लाने के लिए भी ईरान का एक बड़ा मकसद था। और ये एक तरफा पॉज को भी जो ईरान ने माना है, ईरान के एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि ईरान ने इसलिए माना है कि ईरान का जो मकसद था उनको घुटने के ऊपर पूरी तरह से लेकर आना, एक तरफ सुपर पावर घुटने पर आ गया था और दूसरी तरफ इसराइल घुटने पर आ गया था। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये लोग सामने से सीज फायर की इस तरह से दरखास्त दे रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं। और ईरान ने जब ये देखा कि ये सीज फायर जो वो डिमांड कर रहे हैं, तो सीज फायर का वर्ड अब तक के किसी प्रेस रिलीज में ईरान ने यूज नहीं किया है, बल्कि ईरान ने एक तरफा पॉज की बात किया है। तो ईरान ये कहता है कि अगर वो ये चाहता है कि अपने सिविलियन की जान को बचाए, क्योंकि इसराइल के बारे में ईरान में जो खबरें हैं वो यही कि वो सिविलियन टारगेट्स को मार रहा था, और दूसरी तरफ एक तरफ वो अपने सिविलियन की जान बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि जब हम उनको घुटनों पर लेकर आए हैं तो अभी हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम अपनी कंडीशन के साथ में, अपनी शर्त के साथ में हम ये कहेंगे कि अगर तुम हमला रोकते हो तो हमें हमला कंटिन्यू करने में कोई रुचि नहीं है। हम जंग तलब नहीं, हम जंग नहीं करना चाहते हैं, हम तो शांति और हम तो कूटनीति की बात करना चाहते हैं, हम टेबल पर बैठकर बात करना चाहते हैं। तो ईरान को इसमें हर हिसाब से अपना फायदा लगा। चूंकि उसको अपना फायदा लगा तो उसने एक तरफा पॉज को कंडीशनल मान लिया है। लेकिन इसमें एक बात बताइए कि ईरान का यह कहना, जैसे IAEA से बाहर निकलना और उसके अलावा एटॉमिक कार्यक्रम जो ईरान का है उसको न रोकने की बात करना, और बात तो इजराइल और अमेरिका और रिजीम चेंज की बात को पीछे लेकर चले गए। अब वो कह रहे हैं कि हमारा मेन मकसद यही है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए, और ईरान कह रहा है कि हम अपने इस कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे। तो फिर तो ये है कि दोनों के बीच अभी जंग के आसार और पनपते हैं ना, फिर उभरते हैं। जी राजीव जी, यहां पर 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान IAEA से निकल नहीं रहा है, बल्कि वो कॉर्पोरेशन के जो वो लोग आकर यहां पर चेक किया करते थे और उनके जो दूरबीन लगी हुई थी, कैमरास जो लगे हुए थे, उस कॉर्पोरेशन को ईरान ये कह रहा है कि मैं सस्पेंड कर रहा हूं, निकल नहीं रहा हूं। दूसरी बात यह कि वो लोग, ईरान अपना कार्यक्रम जो उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम है, ईरान कहता है कि पीसफुल कार्यक्रम जो मेडिकल में यूज होता है, जो पानी को मीठा बनाने में यूज होता है, जो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ईरान उसको जारी रखेगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है यहां पर आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने ऑलरेडी ये फतवा दे दिया है कि कोई भी ऐसा बम बनाना या हथियार बनाना जिससे मास को नुकसान पहुंच सकता है,
वो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए हम अभी तक के न्यूक्लियर बम नहीं बनाए हैं और नहीं बनाएंगे, उन्होंने ये कहा है अब तक। और साथ साथ में अगर ईरान के मिसाइल को भी आप देखेंगे तो इसमें भी मार्जिन ऑफ एरर ये लोग कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं बल्कि टारगेट को मारना चाहते हैं। अमेरिका और IAEA और ये सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार की तरफ अब तक नहीं गया है, कोई सबूत नहीं मिला है। उनको ये बहाना चाहिए था, इसराइल को बहाना चाहिए था ईरान की रेजीम चेंज करने के लिए एक हमले का। उनको लगता है कि आज की दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है इस बहाने के जरिए से, तो उन्होंने ये बहाने के जरिए से हमला किया है। लेकिन हमने पिछले 12-13 दिन के अंदर ये देखा कि इसराइल पहले दिन ये कहता है कि हमने हमला कर दिया और उसके बाद हमने उनको पूरी तरह से नाबूद किया, फिर अमेरिका आता है कहता है हमने हमला कर दिया, हमने नाबूद किया, फिर अमेरिका के हमले के बाद फिर इसराइल हमला करता है और कहता है हमने नाबूद किया। तो ये सब एक के बाद एक सिर्फ हमले कर रहे हैं सो कॉल्ड, और उन हमलों के बाद ये कहते हैं कि हमने नाबूद कर दिया, लेकिन हकीकत में ईरान ने आज ये ऐलान किया है कि कुछ छोटा मोटा हमको नुकसान पहुंचा है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है जिसके जरिए से हम अपने न्यूक्लियर एक्टिविटी को कंटिन्यू न कर पाए, बल्कि हम कंटिन्यू भी करेंगे और IAEA का जो एक्सेस है उसको हम कम भी कर देंगे। जी, लेकिन ये बताइए मोहम्मद हुसैन साहब कि आखिर जब हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं तो फिर परमाणु कार्यक्रमों पर इतना ध्यान केंद्रित क्यों है, इतना बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड वे में परमाणु एटॉमिक जो आपके जो काम है वहाँ पे स्टेशंस पे, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, वो इतना ज़्यादा इस पर ध्यान क्यों रखे हुए है? इसके पीछे कोई और कारण है, कुछ दिखता है? परमाणु टेक्नोलॉजी राजीव जी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है कि आने वाले जमाने में इंसानों के तकरीबन हर एस्पेक्ट को ये कवर करने वाली है, हर एस्पेक्ट को। जैसे पेट्रोल के बाद में आज जैसे ग्रीन एनर्जी का तस्करा होता है, इलेक्ट्रिसिटी और इसका, उसके बाद कहते हैं आने वाले जमाने में परमाणु टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। एक कंट्री जिसके पास पानी की कमी है वो अपने पानी को मीठा बना सकता है इस टेक्नोलॉजी से। एक कंट्री खेती बाड़ी में इसको इस्तेमाल कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि आज का ईरान जो बहुत ऑलरेडी मजबूत हो चुका है जो हथियार में, जो उन्होंने इसको देखा भी है, अगर ईरान को मजबूत होने से रोकना है तो एक काम वो ये करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ईरान को सक्षम होने नहीं देना है हमको। वो बहाना करते हैं परमाणु हथियार का, लेकिन वो ईरान के सक्षम होने पर एक्चुअली पाबंदी लगाना चाहते हैं और इसीलिए वो इसके ऊपर केंद्रित हैं। अब देखिए ना, जब ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया तो ये सोचा कि जैसे एक बहुत छोटी सी कंट्री पर हमला कर रहे हैं और जीतकर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मिसाइल के जरिए से ईरान उनको घुटनों पर लेकर आ गया है। तो वो इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अगर आज न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने ईरान का नहीं रोका तो ये लोग इस टेक्नोलॉजी के बाद में और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, और वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई कंट्री ऐसी हो जो उनके साथ न खड़े होकर सक्षम हो जाए। लेकिन इसमें एक सवाल और, फिर आते हैं हमारे दूसरे साथियों के बीच और फिर आपके पास भी आता हूं। एक सवाल ये है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अब सीज फायर हो गया, ईरान और इजराइल के बीच शांति हो गई है और अब हम डील करेंगे। ये डील जो है वो तेल को लेकर कह रहे थे और उन्होंने चीन से भी बात कही, से भी अपील की कि हमारे यहाँ से भी तेल खरीदिए, आप ईरान से ही खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो डील है इसको लेकर ईरान में कोई हलचल है क्या? देखिए, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन सैंक्शंस की वजह से ईरान अपना माल ओपन मार्केट में आराम से नहीं बेच पाता है, और अगर बेच भी देता है तो उसका पैसा नॉर्मल तरीके से वसूल नहीं कर पाता, उसको नहीं मिलता, ये सबको पता है। लेकिन आज के हालात में भी पिछले हर साल में बीच में आज से 12 साल पहले 2 साल ऐसे थे जहां ईरान का एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था, लेकिन उसके बाद में ईरान का एक्सपोर्ट रोज बरोज बढ़ता चला गया है। कई बिलियन बैरल, कई मिलियन बैरल्स ये लोग बेचते भी हैं और उसका पैसा भी वसूल करते हैं। इन्होंने सैंक्शंस, जो अमेरिकी पाबंदी लगी है, उसको घुमाकर किसी तरीके से अपने लिए इन रास्तों को बनाया है। इसके अंदर हिंदुस्तान भी ईरान की मदद करता है, एक जमाने में रशिया की भी मदद थी, चाइना भी ये काम ईरान के साथ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना वगैरह इसलिए भी मदद करते हैं कि मार्केट की कीमत से कुछ सस्ते में ईरान उनको ऑयल प्रोवाइड करता है,
तो ईरान का ट्रेड ऑलरेडी चाइना के साथ, इंडिया के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी चल रहा है। ईरान का जितना आयात है, जितना वो बनाता है ये रिफाइनरीज के जरिए से, और जितना ऑयल वो निकालता है, वो पूरा ऑयल तकरीबन उसकी खपत हो जाती है, बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। ट्रंप एक्चुअली हर पॉलिटिकल इशू को और जियो पॉलिटिकल इशू को वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि सब चीज बिजनेस से जुड़ी हुई है, और वो अपनी इस कोशिश में, जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी वो बिजनेस बिजनेस बार बार कह रहे थे, तो बहुत सारी जगह पे मसाइल की बारीकी को न समझकर सिर्फ अपने बिजनेस माइंड के जरिए से चाहते हैं कि उसका आंकलन करें और उसको किसी तरह से एनालाइज करें। लेकिन मुझे यहां पे किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज एजेंसी में ऐसी कोई खबर या गुदगुदाहट नहीं दिखी है जिसके जरिए से यह कहा जा सके कि यह बहुत बड़ा कोई ऑफर ईरानियों को लग रहा हो। जी, कोई बड़ा ऑफर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट जो है वो लीक हो रही है और परेशान हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको नेटो कंट्रीज को भी साधना है, मतलब अपने साथ लाने की कोशिश करनी है। हेग में है, नीदरलैंड्स में जो हेग है आप जानते हैं, वहीं पर नेटो की बैठक चल रही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने देखा 12 दिन तक अफरा तफरी का माहौल रहा, इधर से मिसाइलें उधर से मिसाइलें, और बिल्कुल टारगेटेड जो हिटिंग होती है वो सब कुछ हम लोगों ने देखा। एक आज ट्वीट और एक सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात लिखी थी कि थैंक यू इजराइल, मैंने कहा कि आप अपने पायलट्स को वापस ले आइए, आप अपने पायलट्स को वापस ले आए। थैंक्स कह रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे वहां नेतन्याहू को, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि अपने इजराइल अपने पायलट्स को आप वापस लाइए जो जिसको आपने भेज दिया है ईरान की तरफ, और अगर नहीं वापस बुलाया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो ये जो धमकी वाला अंदाज है शकील जी, सूरत वाला जी कुछ जोड़ रहे हैं जी, जल्दी से जरा आवाज उनकी दीजिए जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, आपकी आवाज थोड़ा मिस हो गई थी राजीव जी। जी, मैं ये कह रहा था, आपकी आवाज जी मैं ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल धमकी दी थी, धमकाया था इजराइल के प्रधानमंत्री को कह लीजिए कि अपने पायलट्स को वापस बुला लो जो जा रहे हैं ईरान की तरफ बम्बार्डिंग के लिए, और वो वापस आ गए। आज पीठ थपथपा रहे थे, आज वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ आपने वापस बुला लिया, आपने मेरी बात मान ली। तो इंटरनली यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, चलिए आपसे ही फिर आता हूं शकील जी के पास, इंटरनली डोनाल्ड ट्रंप को चाहे ईरान हो, इजराइल हो, या आपके नजरिए से कैसे देख रहे हैं? और खासकर अगर ईरान के नजरिए से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप कहां नजर आते हैं जो एक बार खुद अपने विमान को भेजते हैं, बम गिरवाते हैं, दूसरी बार फिर सीज फायर कहते हैं, तीसरी बार फिर कहते हैं इजराइल को कि वापस बुला लो, चौथी बार फिर ईरान को धमकाते भी हैं। आज ही धमका रहे थे कि अगर अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो फिर देख लेना। तो ये आखिर चल क्या रहा है? उनको लेकर क्या कहते हैं लोग ईरान में? देखिए, ईरान में लोगों का ओवरऑल ये मानना है, दुनिया के ज्यादातर लोगों की तरह, राजीव जी आवाज आ रही है ना मेरी? राजीव जी आ रही जी। ईरान में लोगों का नॉर्मल, दुनिया के ज्यादातर लोगों की तरह यही मानना है कि ट्रंप एक अनस्टेबल आदमी का नाम है जो कभी भी कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है। इवन वो अपनी ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बयानों को झुटला सकते हैं और अपनी ही कंट्री की बड़ी बड़ी एजेंसीज को फेक न्यूज वाला वो ऐसे ही बता सकते हैं अगर उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होगा। हमने देखा कि ट्रंप ने पहले दिन जब इसराइल का सपोर्ट किया था तो इसराइल के हमले के ऊपर खुशी का इजहार किया था और कहा था कि ग्रेट जॉब बीबी, यानी नेतन्याहू को उन्होंने कहा था। और आज हमने देखा कि नेटो की एक समिट के अंदर ट्रंप ये कहते हैं कि आखिरी कुछ दिनों में इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी थी, या उनको पहले दिन सही खबर, पहले हफ्ते में या सही खबर नहीं दी गई थी, या आखिरी हफ्ते में उनको ये एक सही खबर दी गई है। तो ट्रंप एक्चुअली एक सीजनल पर्सन का नाम है।
जब जिस मूड में होते हैं उस हिसाब से वो अपनी बातों को बयान करते हैं। और आपने भी कल एक बहुत अच्छा जुमला कहा था कि वो एक ऐसा आदमी है कि जब उसके सामने पेन कागज या भी ट्विटर या सोशल ट्रूथ उनका जो है उस पर वो एक किताब लिख रहे हैं और किसी एक टॉपिक पर किताब नहीं है, बस जो उनके मन में आता है, जो उनके दिल में आता है लिख देते हैं और बाद में उसके ऊपर उन्हें कोई पछतावा भी नहीं होता है क्योंकि वो खुद को भी उतना सीरियस नहीं लेते हैं। ईरान के अंदर लोगों का आमतौर पर यह मानना है कि ट्रंप की बातों की तरफ तवज्जो कम, अमेरिका और इस्राइल के एक्शन की तरफ हमको नजर ज्यादा रखना है। वो क्या कर रहे हैं, ना ये कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने की तरफ हमको तवज्जो नहीं देना है क्योंकि अगर उनके बोलने की तरफ तवज्जो देते हैं तो हमें अभी लेटेस्ट 2 हफ्ते पहले एक बड़ा धोखा हुआ है और वो धोखा ये हुआ कि अमेरिका कहता है कि संडे के दिन ईरान की और अमेरिका की मुलाकात होगी मस्कत के अंदर छठे दौर के लिए, 6th राउंड के लिए, लेकिन उससे पहले जुमा के दिन हम देखते हैं इसराइल एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। तो ये अमेरिका बोलता कुछ है लेकिन हमको उसके एक्शन को देखना है, उनकी मुस्कुराहट या उनके अल्फाज से धोखे में नहीं जाना है। इसीलिए ईरान की IRGC और कल पब्लिक ने अपनी रैली में भी ये कहा है कि हमको इनके एक्शंस के ऊपर नजर रख के उनका कड़ा जवाब देने के लिए हमको तैयार होना होगा। जी, यहाँ पर एक सवाल और जानना चाहता हूं कि क्या ये 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया पिछले 12 दिनों में? जी, ये बिल्कुल सही खबर है। ईरान ने इसकी पुष्टि की और ईरान ने ही इसको अनाउंस किया है। 700 लोगों में कुछ ऐसे थे जो इंटेलिजेंस के जरिए से गिरफ्तार हुए हैं, जिनके बारे में इंटेलिजेंस ने उनको जाकर पकड़ा है। लेकिन एक अजीब चीज यहां पर जो मैंने देखा था और पहली बार देखा था वो ये कि ईरान ने मसलन लास्ट फ्राइडे को ये ऐलान किया था कि सुनो, संडे तक के तुम लोगों के पास टाइम है, अगर तुम में से कोई आदमी बहकर इसराइल का एजेंट बन गया है तो वो अपने आप को यहां हमारे पास आके सरेंडर कर दे। अगर तुम सरेंडर हमारे पास करोगे तो ऐसी सूरत में तुम्हारी सजा में हम डिस्काउंट देंगे, तुम्हें फांसी की सजा कम से कम नहीं होगी, क्योंकि जासूसी और देश के खिलाफ काम करने की आमतौर पर कंट्रीज में सजा मौत की सजा होती है। तो अगर तुम हमारे पास सरेंडर करोगे तो हम तुम्हें जो है बड़ी सजा नहीं देंगे। तो 250 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद को सरेंडर किया है ईरान की पुलिस के पास में। 250, ये 250 लोग क्या वही 700 में शामिल हैं? ये जी, 700 में ये 250 शामिल हैं। ये एक बड़ा फिगर है ये देखा जाए तो। आप हमारे साथ बने रहिए मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, इस पूरे घटनाक्रम में आप अमेरिका को कहां देखते हैं? देखिए, अमेरिका ने जो कुछ किया वो मजबूरी के तहत किया। और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि इजराइल से उन्होंने कहा कि अपने जहाज, अपने पायलट वापस बुला लो, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए एक बड़ी गाली के साथ उन्होंने कहा जी, एक बड़ी गाली देते हुए कहा उन्होंने। और ये गाली अपने आप में ये बताती है कि वो कितने परेशान थे। और उनकी परेशानी का जो सबसे बड़ा सबब था वो ये था कतर पे उनके सैन्य ठिकानों पर हमला। अमेरिका कभी ये सोच नहीं सकता था कि उसके ऊपर भी कभी कोई हमला कर सकता है। जो आज जिक्र कर रहे हैं नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने का अमेरिका का, उसके बाद अमेरिका ने करीब 20 देशों से ज्यादा देशों के ऊपर बम गिराए हैं और उनके ऊपर कभी बम नहीं गिरा। ये पहला मौका था कि चाहे कतर ही हो, उनके ऊपर बम गिरा था। इसलिए ट्रंप को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि अगर अब भी उन्होंने सीज फायर नहीं किया तो उनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, हम यहाँ पे थोड़ी सी ये बात करना चाहेंगे कि आज ईरान की इतनी बात हो रही है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली ख़ोमेनी की इतनी बात हो रही है, उनके साहसिक नेतृत्व को सराहा जा रहा है दुनिया भर में और ये कहा जा रहा है कि जितनी उनकी ताकत थी उससे 10 गुना लड़े। तो आज इसी संदर्भ में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा मोदी डरते हैं, मोदी ट्रंप से डरते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। ये उन्होंने उसी संदर्भ में कहा कि अली ख़ोमेनी नहीं डरते उनसे, जेलेंस्की नहीं डरते उनसे, लेकिन आप डरते हैं।
और वो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया, और आप एक बार भी उनका विरोध नहीं कर पाते। दूसरी तरफ ईरान साफ साफ कहता है कि मैंने अपनी तरफ से ये युद्ध रोका है, नो सीज फायर, अपनी शर्तों पे, अपनी तरफ से, अपनी सुविधा के अनुसार, अपना समय चुन के मैंने ये युद्ध रोका है। ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो विश्वगुरु की बात भी करी आज खड़गे जी ने, कि खुद को विश्वगुरु कहते थे मगर अपनी समस्या नहीं सुलझा पाए। देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी इसी बात पर खुश हो रही है कि एक कांग्रेस का नेता कह रहा है कि वो उड़ने के लिए स्वतंत्र है। शशि थरूर वो कह रहे हैं कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, पंख भी मेरे हैं, आसमान भी मेरा है। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं। शशि थरूर बीजेपी में जाएं, चले जाएं, उन्हें कौन रोक रहा है? खड़गे से आज यही सवाल पूछा गया, खड़गे ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, वो तवज्जो देने का ये सवाल भी नहीं है। इतने सारे नेता चले गए, उससे कांग्रेस को क्या हुआ? तो आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था कांग्रेस के लिए इस संदर्भ में कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है राष्ट्रपति ट्रंप से डरते हैं। हम ये सुनना नहीं चाहते, देश में कोई भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये कहा जा रहा है और हमें लगता नहीं है कि मोदी जी इसका जवाब दे पाएंगे। जी एक दूसरी बात हम यहाँ इसका जवाब दे पाएंगे। तो आज के संदर्भ में सबसे बड़ी बात यही है कि दुनिया में जहां दूसरे लोगों का नेतृत्व उभर के सामने आ रहा है, जिन्होंने अपने देश के सम्मान के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ी है, कमजोर अपने से बड़ी ताकतों के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, वहां हमारे सामने पाकिस्तान की ताकत क्या थी? कुछ भी नहीं थी, न पहले कभी थी, न आज कभी है। और इतनी बड़ी ताकत जब हमारी सेना बढ़त दे रही थी, तो खड़गे जी कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कर लिया अमेरिका के कहने से, और हम जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये स्थिति जो है कि नेतृत्व के मामले में अगर हमारा नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूं शकील जी आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप रख रहे हैं, थोड़ा हमारे साथी ईरान से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत कुछ और जानना, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, वो भी चाहता हूं। और माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को, थोड़ा सा कम समय दे रहा हूं आज, लेकिन ज़रूरी है कि ग्राउंड जीरो पे जो हमारे साथी हैं उनसे बेहतर और कौन बताएगा। लेकिन जल्दी से पहले प्रशांत जी आपसे एक कमेंट, फिर मोहम्मद हुसैन साहब के पास आता हूँ, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। सुनील जी थोड़ा आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बहुत कुछ चाहता हूं जानना और सूरत वाला जी के जरिए पहुंचाना हमारे तमाम साथियों तक, दर्शक साथियों तक। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं अगर ईरान यहां पर अपने परमाणु कार्यक्रम पर टिका हुआ है, डटा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रशांत जी कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ेगा। कोई एक छोटा सा पॉज है, यानी सीज फायर मतलब सीज फायर ही है जी, पूर्ण विराम, पूर्ण स्टॉप नहीं है। जी 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 बिल्कुल। देखिए राजीव जी, पहली बात कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 के दशक से शुरू होता है और अमेरिका की मदद शुरू होता है। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी दी है, पहली टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को शाह के रिजीम में अमेरिका ने दी है। पहला रिएक्टर उनका अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में लगा है। अब उनको न्यूक्लियर से क्या परेशानी? न्यूक्लियर से कोई परेशानी नहीं है उनको। अमेरिका को ये मालूम है कि ईरान एक थियोलॉजिकल कंट्री है, वहाँ पे एनपीटी या सीटीबीटी या आईएईए से बड़ा कमिटमेंट जो है वो वहाँ के सुप्रीम लीडर का फतवा है, जो वो कह चुके कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उनको रिजीम चेंज करना है, उनका असली मोटिव रिजीम चेंज है, उसीलिए ये तो शुरू हुआ था। और रिजीम चेंज क्यों? रिजीम चेंज इसलिए कि ईरान दुनिया का 6% प्रोडक्शन जो है अभी इतने सैंक्शन के बावजूद भी ऑयल एंड गैस का करता है। पूरे ओपेक कंट्रीज का 45% प्रोडक्शन ईरान में होता है।
सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के, रूस और अमेरिका के बाद, यूएई और रूस और अमेरिका के बाद। तो ईरान के तेल पे नजर निगाह है। क्यों निगाह है? अमेरिका ये चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत, कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे। वो कह चुका मोदी जी से कि तेल आप हमसे खरीदिए। अब अमेरिका से तेल भारत तक आने में ट्रांसपोर्टेशन से उसका पैसा बढ़ जाएगा। उनको एक एशिया में अड्डा चाहिए अपना तेल का व्यापार करने के लिए। इसलिए आप देखिए कि तुरंत ट्रम्प साहब जो है व्यापार की बात करना शुरू कर दिया था उन्होंने, परसों ही जी। तो असली मकसद रिजीम को हटाकर वहाँ पे अपनी कोई पिट्ठू सरकार वहाँ पे कायम करना, ये असली मकसद है और कोई असली मकसद नहीं है। और आखिरी बात इस दौर पे देखिए, ईरान की तरफ से एक बयान आया था और बड़ा रोचक बयान था कि लड़ाई शुरू आपने की है, खत्म हम करेंगे। और जब उन्होंने कतर पे यूएस के अड्डे पर हमला किया तो सीज फायर हो गया। जो आपका सवाल है कि क्या ये लड़ाई अभी दोबारा हो जाएगी, मुझे लगता है कि अभी इतनी आसानी से नहीं होगी। ईरान ने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी है, उनकी स्ट्रेटजी बहुत साफ सामने आई है कि आप हम पर हमला करोगे, हम इजराइल को मारेंगे, और जब पानी सर के ऊपर जाएगा तो आपको भी मारेंगे। अब कतर में, बहरीन में, सऊदी अरब में, यूएई में, जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे हैं। 40,000 से ऊपर अमेरिकी सैनिक हैं। ट्रम्प साहब कॉफिन को रिसीव नहीं कर पाएंगे हवाई अड्डों पे सैनिकों के, उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। इसी बिना पे चुनाव जीत कर आए हो। तो असली मजे तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी बड़ी जल्दी जो है मिलिट्री क्लैश अभी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईरान ने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी है और उसका इरादा बहुत साफ है। जी जी। मोहम्मद हुसैन साहब, ज़रा एक सवाल ये भी है, जो कल से जो खबर लीक हुई है, CNN ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज छापा है उस खबर को, और उसमें साफ साफ है कि पेंटागन की खुफिया एजेंसी भी अगर कह रही है कि जो वहाँ पर बम्बार्डिंग हुई है वो उस हिसाब से वैसी बम्बार्डिंग नहीं हुई है जिससे कि कुछ नुकसान पहुँचा हो। साफ साफ है कि नुकसान नहीं पहुँचा है। और चूंकि आप तो फोर्दो के बहुत पास हैं, मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और जहाँ पे एक बार नहीं है अमेरिका ने गिराया, उसके बाद इजराइल ने भी आके गिराया, तो लेकिन उसके बाद भी अगर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, तो इसका भी कोई असर या इस पर कोई प्रतिक्रिया है क्या ईरान में, ईरान सरकार की तरफ से इस खबर को लेकर? बिल्कुल, ईरान का जो इसके ऊपर पहली प्रतिक्रिया थी वो एक्चुअली ये थी, राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि हाँ, जब हम लोगों ने पहली बार भी इसके ऊपर बात किया था तो मैंने ये कहा था कि जब इस तरह पे बंकर बस्टर एक बम गिरता है तो उसकी अपनी आवाज होती है, उससे जमीन में एक लर्जिश आती है और इस तरह की चीजें, लेकिन नजदीक में भी लोगों ने महसूस नहीं किया था। और 45 मिनट के बाद में फोर्दो के दूर से वीडियोस भी आने लगे थे कि वहां अब धुआं भी खत्म हो चुका था, यानी इतना कम असर का हमला था कि धुआं भी थोड़ी देर के बाद वहां का खत्म हो गया था। ईरान ने और ईरान की पब्लिक, खासतौर पे ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका स्टैंड इसके ऊपर ये है राजीव जी, वो ये कहते हैं कि हमला कितना बड़ा हुआ या कितना बड़ा नहीं हुआ ये सेकेंडरी टॉपिक है। असल टॉपिक ये है कि एक कंट्री जो IAEA का हिस्सा है, एक कंट्री जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है यानी ईरान, एक कंट्री जो NPT के ऊपर साइन कर चुका है और उसकी ये न्यूक्लियर साइट के बारे में ये पता है कि ये सिविलियन साइट्स है, यहां पे कोई हथियार वाली चीज नहीं है, और एक बार से ज्यादा IAEA ने भी इसको एडमिट किया था। तो बड़ा जुर्म यहां पर यह है और खतरनाक बात यहां पर यह है कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की एक कंट्री के ऊपर जो उसका मेंबर है उसके ऊपर हमला कर दिया। ये हमला एक्ट का, हर तरह के कानून का उल्लंघन है और यह ज्यादा खतरनाक बात है। ईरान ने नुकसान के एतबार से इतना जरूर कहा है कि यह हमला हुआ है और इस हमले के जरिए से फोर्दो के बारे में कम से कम जो मैंने पढ़ा था उसके एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर हमला हुआ है और उसके एंट्रेंस को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जितना बड़ा क्लेम नाबूदी का और खत्म होने वाला क्लेम ट्रंप ने किया है
उसको ईरान ने नकारा है। लेकिन फिर एक बार कहूंगा कि ईरान के लिए हमला कितना बड़ा या कितना छोटा ये सेकेंडरी पॉइंट था। असली ईरान दुनिया से जो मदद मांग रहा है वो ये मांग रहा है कि तुम छोटे मोटे पॉइंट में मत फंसो, बल्कि अमेरिका ने ये जो इतना बड़ा जुर्म किया है कि एक कंट्री के ऊपर हमला कर दिया, इसकी निंदा और इसमें अमेरिका की मुखालिफत जरूरी है, वरना ये जंगल राज की तरह हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान से बहुत कुछ आपके ज़रिए हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, आपके पास भी एक छोटे से कमेंट के लिए आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस जंग में, जो जंग अभी सीज फायर की तरफ है, अपने यहाँ भी एक सीज फायर हुआ है और उधर डोनाल्ड ट्रंप का जो तमगा है उसमें एक और जुड़ गया है, एक तमगा जुड़ गया कह लें, एक सर्टिफिकेट उनके पास और आ गया है जिसका नाम है कि इजराइल और ईरान के बीच उन्होंने सीज फायर करवाया है। क्या यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्र में, अपने देश में और मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। आपके इस सवाल का जवाब तो जो अभी हाल में वहां पे सर्वेक्षण आया है उसी में छिपा हुआ है। उनकी लोकप्रियता 41% पर सिमट गई है और अमेरिका में माना जाता है कि अगर सरकार की लोकप्रियता, राष्ट्रपति की लोकप्रियता 50% से कम है तो लोग उस सरकार से संतुष्ट हैं। ये हाल का है इस समझौते के बाद, जिस समझौते की बात कर रहे हैं आप। और आपने कहा कि यह तगमा उनके पास आ गया। ये तगमा आया नहीं है, उन्होंने छीनने की कोशिश की है। जबरदस्ती टेबल पर रखा हुआ तगमा था, उसको उठा करके उन्होंने पहनने की कोशिश की। इस युद्ध को अगर वो न होने देते तो निश्चित रूप से उनके ऊपर बड़ा तगमा होता। अगर इजराइल ईरान पे हमला नहीं करता, निश्चित रूप से ट्रंप साहब के ऊपर एक बड़ा तगमा होता। इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर किया गया हमला कहीं से भी तार्किक नहीं है, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं। और आज जो बात कही जा रही कि यह युद्ध रुका है या यह जो युद्ध विराम है या संघर्ष विराम है वो कितने दिन तक रहेगा, यह युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हुआ ही नहीं है। दोनों देशों ने कहा कि यह तो संघर्ष विराम है। संघर्ष विराम को आप कैसे कह सकते हैं कि युद्ध समाप्त हो गया? विराम और समापन दो अलग चीजें हैं, दो अलग शब्द है। युद्ध समाप्त होने के लिए दोनों देश तो कहे नहीं कि हम दोनों समाप्त हो गए, युद्ध समाप्त हो गया। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि इजराइल अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम हमला करेंगे। युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है, कोई आपस में कोई सहमति नहीं बनी है। यह एक तरह का युद्ध विराम है। ईरान तो सामने कर रहा है इस बात को, उसे इनकार भी नहीं किया। और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक क्यों देगा? किसने रोकेगा? यह ईरान की खोज नहीं है, यह इजराइल की खोज है। उनका कहना है कि शक्ति से शांति आती है। यह नेतन्याहू साहब कितनी बार दोहरा चुके हैं। तो अगर यह नेतन्याहू साहब कहते हैं कि शक्ति से शांति आती है तो क्या इजराइल शक्ति नहीं प्राप्त करना चाहेगा? क्या इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम को चलाते हुए, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को चलाते हुए पूरे खाड़ी के देशों को और इजराइल को संदेश देने की कोशिश नहीं करेगा कि वो शक्ति हासिल कर रहा है? और आज वह जो अपना प्रोग्राम चला रहा है घोषित रूप से, वह तो वह परमाणु बम बनाने के तो चला नहीं रहा है, परमाणु बम बनाने की ओर चल रहा है वो। इसकी पुष्टि कोई नहीं करता सिवाय नेतन्याहू साहब के। नेतन्याहू को छोड़ के किसी ने नहीं कहा। जो संबंधित लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वो भी कहती है कि उसके पास इस बात का कोई संकेत नहीं है। मैडम तुलसी गाबार्ड कह चुकी हैं कि उनके पास कोई इस बात का सबूत नहीं है। अमेरिकी संसद में इस तरह की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। दुनिया का कोई देश इस बात को नहीं कहता। अब परमाणु कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए रूस का सहयोग प्राप्त है। तकनीक अमेरिका दिया है 1950 में, जब पहलवी साहब यहाँ हुकूमत में थे। तो किसने ये बता दिया कि वो परमाणु बम बना रहा है? और इसके बाद आप आज ये कह रहे हैं परमाणु बम, रसायन बम, बहुत नरसंहार वाले बम बनाने के नाम पर आपने इराक पे हमला किया, आपने लीबिया पे हमला किया और कहीं कोई बम नहीं मिला। और यह बात नेतन्याहू साहब आज से नहीं कर रहे हैं। यह बात तो कर रहे हैं 2015 से कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है। तो 2015 से जो बात आप कहते चले आ रहे हैं और 2024 तक वो बात साबित नहीं हुई, तो आप प्रोपेगेंडा बना रहे हैं।
आप प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई तथ्य नहीं बता रहे हैं। तो आपके द्वारा कही गई बातों का किसी की तरफ से सत्यापन का ना होना, और अतीत में विनाशकारी बम बनाने के नाम पर 2 अलग अलग देशों पे हुए आपके द्वारा किए गए हमलों में जो आपके आरोप थे उसका साबित न होना, यह बताता है कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें आपका उद्देश्य एकदम अलग है। ये बात कही जा रही है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकना या ईरान में रिजिम चेंज करना, यह उद्देश्य था ईरान का, इजराइल का। मेरा अपना मानना यह है कि नेतन्याहू को अपनी ताकत बचाए रखने का अभियान था। ये नेतन्याहू को पता था कि उस कार्यक्रम को रोक नहीं सकते। नेतन्याहू को भी यह पता है कि आप ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि ईरान का आम नागरिक किसी बाहरी हस्तक्षेप से सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं है। वो विरोध तो करता है जी। आए दिन वहां पे साल में 2-3 बार 4 बार लोग सड़कों पर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग घायल होते हैं, मारे जाते हैं, ये घटनाएं तमाम होती हैं। लेकिन आम आदमी किसी बाहरी हस्तक्षेप से ईरान में सत्ता बदल दे और किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर ले जो उनके बीच का नहीं है, ये संभव नहीं है। आखिर जिस रजा पहलवी साहब के उत्तराधिकारी की बात की जा रही है, उनकी लोकप्रियता कितनी है वहां? 2%, 3%, 4%? कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब वो जितना आज के सत्तारूढ़ खमनेई साहब जितने पॉपुलर हैं उसके कहीं शतांश में भी आते हो या उनके पैरेलल भी कहीं उनकी गिनती होती हो। तो किस बिना पर आपको लेके चले आएंगे? और आज जब आपने युद्ध छोड़ दिया तो जो लोग खमनेई सरकार के खिलाफ भी थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो अभी उनके पीछे खड़े हो गए, जो कहा जाता है कि रैलिंग बिहाइंड द फ्लैग, सब झंडे के नीचे एक साथ आके खड़े हो गए। तो अब इन स्थितियों में अब ईरान के शासकों को अपनी जनता का विरोध का सामना करना नहीं पड़ रहा है, जनता उनके साथ खड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो नैतिक रूप से कहीं कमजोर पड़े नहीं है, लड़ाई में इजराइल से कहीं वो झुकते हुए दिखाई नहीं पड़े। तो आखिर क्यों वो युद्ध में अपने आप को पीछे कर लेंगे और अपने कार्यक्रमों को रोक लेंगे? यह बात, और आप नैतिक रूप से ईरान पर कैसे दबाव बना सकते हैं? अगर आप एक कहते हैं, दुनिया कहती है, ट्रंप साहब कहते हैं, नेतन्याहू साहब कहते हैं कि विनाशकारी हथियार नहीं बनने चाहिए, तो केवल यह लागू होता है ईरान के ऊपर, इजराइल पर लागू नहीं होता। इजराइल को परमाणु बम बनाने की इजाजत क्यों दी जाती है? और अगर दुनिया के तमाम देश, जिसमें ट्रंप साहब भी शामिल हैं, अगर इजराइल को परमाणु बम बनाने की इजाजत दे रहे हैं या दिए हुए हैं या सहयोग कर रहे हैं, तो ईरान को किस ताकत से रोक लेंगे? और क्यों ईरान रुकेगा? अगर आप परमाणु शस्त्रीकरण चाहते हैं तो दुनिया के जितने देश हैं सब खत्म करें अपने अपने परमाणु बम, तब आप कह सकते हैं ईरान पर भैया बंद करो। ईरान इजराइल साहब का इजराइल इस बात का आश्वासन दे कि वह पश्चिम एशिया या खाड़ी के किसी देश पर कभी हमला नहीं करेगा। आए दिन उसकी जो गतिविधियां हैं, आए दिन जिस देश के ऊपर चाहिए उस पर हमला कर दे। नरसंहार की स्थिति है गाजा में, एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वह अपने मुद्दों के साथ अगर ईरान खड़ा है और अपने मुद्दों के साथ तो खड़ा रहेगा, तो अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोकेगा नहीं, वो किसी के दबाव में नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि इजराइल के ऊपर दबाव है कि वो दोबारा से ईरान के ऊपर हमला न करे। इजराइल के ऊपर अपने लोगों का दबाव है कोई युद्ध में शामिल ना हो। ट्रंप साहब के लोगों के ऊपर, ट्रंप के लोगों का दबाव है, हालांकि उनकी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन वो प्रभावशाली लोग हैं जो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले लोग हैं, वो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो विरोध किस युद्ध को लेकर के विरोध कहाँ है? इजराइल में है, अमेरिका में है। ईरान के लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की बेहतरी के लिए अपनी सरकार के साथ है, और शक्ति संतुलन के लिए ईरान अपने कार्यक्रमों को जारी रखेगा और अपनी सुरक्षा को व्यवस्थित रखने के लिए जो अपने उसके हथियार बन रहा है उसको भी नहीं रोकने वाला है, और आप उसके ऊपर नैतिक रूप से कोई दबाव भी नहीं बना सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये दबाव नहीं बना सकते। एक बार जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर मोहम्मद हुसैन साहब के पास आता हूँ। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं, यहाँ ईरान बहुत सारी खबरें आ रही हैं, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलते हुए आप देख ही रहे हैं और लगातार हम लोग चर्चा करते हैं उस पर। इसमें ईरान को आप कहाँ देखते हैं इस पूरे संघर्ष में? एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पूरी दुनिया को, और संदेश ये दिया है कि जो दुनिया का दरोगा अपने को समझता है
उस दरोगा की पिटाई की जा सकती है। और यही सबसे बड़ा संदेश है, और इसी संदेश से अमेरिका घबराया हुआ है कि जो दादागिरी थी अमेरिका की वो निकल गई है। असली बात तो राजीव जी कुल मिला के इस 12 दिन के युद्ध का एक ही संदेश है। और आज ही राजीव जी एक खबर आई है कि इजराइल जो है उसके पास अब गोला बारूद खत्म हो गया है। और हम लोगों ने जब राजीव जी बीच में चर्चा की थी तब भी ये खबर दी थी कि उसके पास इंटरसेप्टर्स खत्म होना 12 दिन से ज्यादा युद्ध में नहीं टिक सकता। और ट्रंप ने खुद ये कहा कि नेतन्याहू ने उनसे संपर्क किया, तब उन्होंने कतर के अमीर से बात की और तब कतर के अमीर ने ईरान से बात की, तब सीज फायर हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि इजराइल पूरी तरीके से पिटा है। और उसके साथ साथ जब ज्यादा पिट गया तो अमेरिका बीच में कूदा, और अमेरिका बीच में कूदा तो वो भी पिटा। तो कुल मिला के पूरी दुनिया को संदेश ये गया है कि जो दुनिया का अपने को दरोगा समझता है उस दरोगा की पिटाई की जा सकती है, और पूरी दुनिया को इस दरोगा से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच राजीव जी एक खबर आई है कि 2001 से लेकर 2025 के बीच अमेरिका ने जो छोटे मोटे युद्ध थोपे हैं मध्य पूर्व में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, इन सब में मिलाकर सीधे सीधे 9,40,000 लोगों की जानें गई हैं अमेरिका के इस युद्ध में। और अगर अप्रत्यक्ष उसमें मौतों को भी जोड़ लिया जाए तो 46 से लेकर 49 लाख मौतें जो है वो हुई हैं। यानी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मास मर्डरर मुल्क जो है वो अमेरिका है। ये एक रिपोर्ट आई है आज ही आई। जी, आज ही रिपोर्ट आई है। इस बीच जुड़ गए हैं हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी। अमरीश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी के पास आता हूं, फिर अमरीश जी आपके पास आता हूं। सूरतवाला जी, ज़रा और आपसे समझना चाहता हूं थोड़ा वहां का जो आप बता रहे हैं कि ये रैली क्या कल से अभी आज भी है, आज भी चल रही है, लोगों का हुजूम आज भी है सड़कों पे, या अब शांति है, खामोशी है? आज रैली शांति जैसी है, आज रैली नहीं है। पर्टिकुलर सब जगह एक साथ नहीं है, हो सकता है किसी एक एरिया में हो, लेकिन आज कल की तरह रैली नहीं है। लेकिन मैं आपको 2 खबर देना चाहता हूं। सबसे पहली खबर यह कि वो कमांडर्स जो इस्राइल के हमले में यहां पर मारे गए थे और जिनको यहां पर शहीद कहा जाता है, सैटरडे के दिन यानी मुहर्रम शुरू होने के बाद में, इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम एक बड़ा महीना माना जाता है और उसमें इमाम हुसैन का जिक्र होता है, खासतौर पे शिया आइडियोलॉजी में, आप इसको जानते होंगे। तो सैटरडे के दिन वो लोगों का जनाजा उठाया जाएगा और दफनाने के लिए लेकर जाएंगे, उसका अभी से अनाउंस कर दिया गया है। और तेहरान में पूरे ईरान के लोगों को कहा गया है कि आप लोग अगर इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो जरूर शिरकत कीजिएगा। और यकीन जानिए कि एक बहुत बड़ा तशय्ये जनाजा और एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट है और ये सिंबॉलिक होगा ऐसा लगता है। दूसरी चीज जो मैं अपने आखिरी कमेंट के तौर पर कहना चाहूंगा, और वो ये कि अगर हम लोग इस पूरे हालात में देखें तो ईरानी आज के हालात को इसराइल के इस तरह से एनालाइज करते हैं, और जो हम लोगों के सबके सामने है, यहां पर जो सीनियर बैठे हुए हैं मेरे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन 3 पॉइंट इसमें मैं कहूंगा कि इसराइल को जब बनाया गया तो उसको मजलूम बताया गया था, एक पीड़ित बताया गया था होलोकॉस्ट का। अगर आज के जमाने में हम इसराइल को देखें तो इसराइल को लोग मजलूम नहीं बल्कि गज्जा के छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर देखकर इसराइल को अब मजलूम नहीं जालिम मानने लगे हैं कि अब ये मजलूम नहीं है, ये जालिम है, ये बच्चों के ऊपर भी रहम नहीं करता है, और जो लाइन में खाना लेने के लिए लोग खड़े हैं उनको भी गोलियों का निशाना बनाता है। दूसरी चीज जिसके ऊपर इसराइल का वजूद रखा गया था वो ये कि इसराइल बहुत ताकतवर है, ताकतवर उसको बताने की कोशिश की गई थी। और जब ताकतवर बताने की कोशिश की गई तो हमने ये देखा कि ईरान के मिसाइल जब उसके ऊपर पड़ने लगे तो कैसे वो लोग अपने बंकर्स में जाकर छुपने लगे थे। यानी वो ताकत कि जो अपनी वो बताते थे, ईरान के मिसाइल को रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाए। तीसरी चीज जो दुनिया भर के इजरायलियों को जमा करके यहां पर लाया गया है, यहूदियों को जमा करके लाया गया है, ये कहकर लाया गया था कि यहां पर तुम सबसे सेफ रहोगे। लेकिन ये तीसरा पॉइंट भी, जो तीसरा एलिमेंट भी है, उस एलिमेंट को भी हम यूं देखते हैं कि ईरान ने मिसाइल्स के हमले के जरिए से यह बता दिया है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक के इजराइल में अब कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है, सिर्फ वही अपनी जान बचा सकता है जो इजराइल छोड़कर चला जाएगा।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी। अब बहुत जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमरीश मिश्रा जी, आपके पास आना चाहता हूं, और जो बात यहाँ बता रहे हैं यहीं से ज़रा इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं हम। जो क्या इज़राइल जो बहुत मजबूत दिखता था, अब यहाँ इज़राइल, हम लोग याद कीजिए कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इसमें जो जीतेगा, अगर ईरान हारता है इज़राइल मजबूत होगा और इज़राइल का दबदबा बढ़ेगा पूरी दुनिया में। इज़राइल अगर जीतता है और इज़राइल अगर हारता है तो परिस्थितियां दूसरी होंगी। यहाँ हार जीत की बात तो नहीं आई, लेकिन दबाव वाली यानी प्रेशर वाली स्थिति तो इज़राइल में दिखाई दे ही रही है। और ऐसे में क्या अब इज़राइल को लेकर जो पूरी दुनिया में जो बातें होती थी, एक मजबूत छोटा सा राष्ट्र बहुत मजबूत हो गया, ये सब बातें अब किस हिसाब से देखी सुनी जाएंगी, एक। और इसके साथ साथ दूसरा, इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन का जिक्र आता है बार बार। अब फिलिस्तीन के मसले पर अगर चर्चा हम करें तो इजराइल को कहां पाते हैं? गजा पट्टी पे, जिसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर, लंबाई 41 किलोमीटर, मात्र 10 और 41 के इस दायरे में गजा पट्टी को तो आप जितनी मर्जी आती है बम वहां पे दागते रहे, लेकिन जब आपके ऊपर बम्बार्डिंग हुई तो आपकी पोल खुल गई। इसलिए यहां से फिलिस्तीन का मामला किधर दिखाई देता है, उस पर भी चर्चा जरा आप तमाम साथियों से मैं करना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत आपसे। मिश्रा जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जल्दी से शकील जी आपके पास आना चाहता हूं इन्हीं सवालों के साथ। शकील जी। जी राजीव जी, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है जी, बहुत जरूरी सवाल आपने किया है। जो ट्रंप ने, मिश्रा जी बस एक मिनट, मिश्रा जी आपके पास आता हूं जी। शकील जी। हाँ, जो सीज फायर ट्रंप ने घोषित किया है उसमें गजा का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इस समस्या का मूल कारण फिलिस्तीन और गजा था। इजराइल ने सबसे पहले गजा पे हमला किया और वहां पे लोगों को जिस तरह से मारा है, बच्चों को मारा है, 60,000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं, जिसमें 50,000 के करीब तो बच्चे और महिलाएं हैं खाली। तो उसके बाद आज सबसे पहले इजराइल को और अमेरिका को गजा के ऊपर बात करना चाहिए, और जब तक विश्व को इन दोनों पे यकीन नहीं करना चाहिए, जब तक कि ये लोग वहां पे शांति प्रस्ताव नहीं रखते हैं, वहां पर युद्ध विराम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वहां युद्ध विराम नहीं होता है तो चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे ईरान हो और चाहे दुनिया हो, कहीं पे भी शांति नहीं रह सकती है। इजराइल जो है उसका जो सारा हुआ था आयरन डोम का, अभेद होने का, अजय होने का, वो ईरान ने उतार दिया है। और ये जो है इस युद्ध की, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी तक जितने भी अरब कंट्री थे जो इजराइल के चारों तरफ रहते थे, वो इजराइल से इसीलिए नहीं लड़ते थे कि इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आज उन सबकी समझ में आ गया कि इजराइल जो है वो अजय नहीं है। ईरान की मिसाइलें अगर उस पर गिर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती है, तो किसी की भी मिसाइलें नुकसान पहुंचा सकती है। उसने केवल एक हवा बना रखा था, एक माहौल बना रखा था, जैसा कि अमेरिका ने बना रखा है। अमेरिका के ऊपर भी कभी भी इस तरह का हमला नहीं हुआ, और इसीलिए अमेरिका समझता है, कहता है कि मेरा ऐसा, और मेरे जहाज गए और अब वो वापस लौट रहे हैं, और जिस तरह से ट्रंप ने सारी कहानियां सुनाई। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके जितने भी सैनिक अड्डे हैं वहां पे भी वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था है, और वो भी इजराइल ने तोड़ के रख दी कतर पर हमला करके। तो इसलिए आज की तारीख में कोई भी ये नहीं समझ सकता कि वो जो है पूरी दुनिया से बचा हुआ है और सिर्फ वही सुरक्षित है। तो इस सारी कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इजराइल की सारी तस्वीर धुंधली पड़ी है, उसका जो दावा था वो कमजोर पड़ा है, और सीज फायर के लिए अमेरिका और इजराइल को ईरान के सामने आना पड़ा। ये ईरान के लिए अच्छी बात है, और साथ में दूसरे अरब देशों और इस्लामिक कंट्री के लिए है, अगर वो इससे समझ सके तो। ये बात समझना पड़ेगा कि सबसे पहले गजा और फिलिस्तीन का मुद्दा हल करवाए, अमेरिका के पीछे वापस न लग जाए। वो अगर वो वापस अमेरिका के पीछे लग गए तो उनकी हालत भी ऐसी होगी, किसी दिन इजराइल और अमेरिका उन पर भी हमला कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमरीश मिश्रा जी, सवाल यही है आपके पास आपसे भी कि क्या यहां से इजराइल कमजोर दिखाई देता है,
अगर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की नौबत उस समय आती है जब इजराइल ताबड़तोड़ हमला बोल रहा होता है, तो इसका मतलब माना जाए कि वो कमजोर हुआ है। और अगर कमजोर हुआ है, इजराइल कमजोर हुआ है, तो फिर दुनिया में इजराइल को लेकर जो बातें पहले होती थी वो क्या अब हम चेंज देखेंगे? और अगर चेंज देखते हैं तो फिर फिलिस्तीन को लेकर भी बातें तो उठेंगी ही। क्या इस पर इसको माना जाए, किस ढंग से देखा जाए जब फिलिस्तीन का जिक्र आता है, गजा पट्टी का जिक्र आता है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जो 12 दिन वॉर चली है ईरान और इजराइल की, और जिसमें बकौल ट्रंप, आज ट्रंप ने बोल ही दिया कि इजराइल को बहुत मार पड़ी है। उसने इनफैक्ट हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, माय गॉड द बॉम्ब्स दैट हिट इजराइल। फिर उसने इसको बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि जैसे एक किसी को 2 झापड़ पड़ता है तो उसको सहलाया जाता है कि नहीं नहीं चलो तुमने झापड़ खा लिए, उस तरीके से कहा कि नेतन्याहू इजराइल ऑल्सो शोड रिजॉल्व और ये सब। अरे भाई, सीधी बात है, उसने ये एडमिट कर दिया और इजराइल को भी मैसेज दिया कि तुम मार खाए हो। ईरान ने बहुत मारा है। दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि एक्चुअली युद्ध केवल रुका है तो उसकी स्ट्राइक की वजह से, जो अमेरिका ने स्ट्राइक की। और उस स्ट्राइक की सच्चाई क्या है? उस स्ट्राइक की सच्चाई यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके पूरा जो अमेरिकन प्रेस है, जो वैसे भी ट्रंप के खिलाफ रहता है, क्योंकि ट्रंप उनके खिलाफ वो कहता है कि ये लोग सब बेकार हैं और ये लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। आज भी उसने उनको स्कम कहा, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम जो प्रेस है उसने कहा कि जो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की जो काबिलियत, उस पर तो हमला हुआ ही नहीं है, वो तो हटा नहीं गए। और कुछ जगह ये भी बात आई कि अगर कोई नुकसान हुआ तो बहुत हल्का हुआ है। उसको लेकर ट्रंप इतना परेशान कि उन्होंने कह दिया स्कम, न्यूयॉर्क टाइम्स को और सबको कह दिया स्कम, मतलब जैसे कुआं है वो। तो अब कहने का ये मतलब है कि देखिए, ये यहां पर ईरान के इस पूरे मूव से क्या हुआ, जो पूरा सीज फायर हुआ। अब ये क्लियर हो गया है कि सीज फायर में शर्तें ईरान की मानी गई। ईरान ने पहले से ही शर्त रखी थी कि सीज फायर अगर होगा तो हम अल उदैद बेस पे मारेंगे और तुमको मार सहनी पड़ेगी। और अमेरिका ने यह बात मानी। और दूसरी बहुत बड़ी बात जो सामने आई है कि ईरान ने यह भी शर्त रख दी कि आखिरी बार, यानी तो अगर सीज फायर का मान लीजिए 4 बजे से 7 बजे से सीज फायर होना है, तो जो आखिरी बार होगा वो हम मारेंगे, उसमें चाहे इजराइल के लोग मारे जाएं लेकिन वो तुम्हें सहना पड़ेगा। और ये दोनों शर्तें ट्रंप ने मानी और वो अटैक हुआ बीर शिवा में। आखिरी अटैक ईरान का ही था। उसके बाद इजराइल के जहाज गए तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो फ्रेंडली वेव करके वापस आ जाएंगे, वो सब जानते हैं हम लोग। तो बकौल ट्रंप आप देखिए कि विनर तो ईरान है। अब इजराइल की जो हालत है, देखिए, अच्छा दूसरी जगह क्या हुआ जो मैं कह रहा था शुरू में, जो 12 दिन की लड़ाई है उसमें तो ये अब सामने आ रहा है कि 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22, 23, 24 लगातार हमास ने ना जाने कितने इजरायली सोल्जर्स मार दिए। और इस पूरे, और यही मैं शायद मैंने इस फोरम पे या अपने किसी वीडियो में कहा था इस बात को कि अभी वो चीज सामने नहीं आ रही है कि इससे जो हमास को फायदा हुआ। और जो लोग कह रहे हैं कि इस सीज फायर में गाजा की बात नहीं है, कह रही है सीज फायर दूसरी तरह का सीज फायर है। और ईरान की तरफ से सीज फायर भी नहीं है टेक्निकल, क्योंकि ईरान ने कहा है कि दूसरे पक्ष ने पॉज किया है। दूसरा भाई, जैसे 2 पक्ष लड़ रहे हैं, अब उधर से उसने हमला बंद कर दिया, तो अब हम भी तो हमला नहीं कर सकते ना। वो अगर वो हो गया तो ये इस तरह की स्थिति है। ऑफिशियल अभी भी ईरान के कम्युनिकेशन में सीज फायर वर्ड अभी तक आया नहीं, उन्होंने पॉज की बात कही है। अब ये जो पूरी चीज है, इसमें आप देखिए कल की जो घटना है, यानी आज है 25 तारीख, 24 जून 2025 की जो घटना गाजा की, खान यूनिस की और अल अमल जो नेबरहुड है वहां की, उसमें गाड़ी में एक 7 इजरायली सोल्जर्स जा रहे थे। हमास ने उसमें 3 जगह से उसमें बमबारी की, वो पूरी गाड़ी जल गई। उसको रिट्रीव करने के लिए हवाई उनका हेलीकॉप्टर उतरा। सोचिए, गाजा की बात बता रहा हूं, जहां अब आज भी कल भी कम से कम रोज 40 से 50 लोग पेट के जो भूखे हैं उनको गोली मारता है इजराइल बाकायदा। तो वहां पर इजराइल के 7 सैनिक जल के मर गए, जल के।
को पहचानना मुश्किल हो गया था। ऊपर से हवा से हेलीकॉप्टर से उन्हें गोली चलानी पड़ी, हेलीकॉप्टर में गोली लग गई। मतलब आप सोचिए 3-4 घंटा पूरा ये इंसिडेंट चला और ये एक इंसिडेंट है। उसके बाद 2-3 और इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। आज कम से कम 4 घटनाएं हुई। एकदम से हमास ने अपना जो पूरे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अपनी मारक क्षमता बढ़ा दी और ये भी देखिए साफ हो गया कि जो ईरान के पास एक स्पेशल हमास डिवीजन है, क्योंकि इजराइल ने एक असैसिनेशन किया था 20 जून को। सईद का ये सरनेम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, सईद इजाज ऐसे ही, तो वो निकले हमास के जो हमास डिवीजन को देखते थे ईरान की तरफ से। और इजराइल ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए कि तूफान 2 की तैयारी हो रही थी और ईरान $25 मिलियन हमास के लिए उसने अलग से रखा था। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आज मैंने अपने एक्स में और टेलीग्राम में डाला भी है। अब ये आप सोचिए कि हमास, अच्छा वो उनका असैसिनेशन हो गया, लेकिन वो ईरान ने दिखा दिया कि वो तड़ से रिप्लेस करता है, उसके पास पूरी दूसरी लाइन की फोर्स खड़ी है। बल्कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो हैं इतने मार दिए, मतलब गिनती नहीं है उनकी। लेकिन एक पूरी दूसरी फौज कंट्री साइड में है, ये किसी को पता ही नहीं था कि पूरा जो मोसाद का केंद्र जो मोसाद ने केंद्रित किया शहरों पे किया, लेकिन जो कंट्री साइड में एक बड़ा हिस्सा उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट का और उन्होंने जो महफूज रखा था गांव देहात में उनके ईरान के, उस तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया और वो तुरंत रिप्लेस करके। और इसीलिए जो डर अमेरिका इजराइल को है कि ईरान अभी भी यूरेनियम 90% इनरिच कर सकता है अगर खामनेई अपना फतवा वापस ले लें, जो उन्होंने फतवा न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ दिया है। और वो आज जो पार्लियामेंट में जिस तरह से बात हुई है उसमें हो सकता है कि खामनेई अपना फतवा वापस ले लें जो न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ था। और वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी जो स्थिति है वो एक दूसरी तरह की स्थिति है। तो अब देखिए यहाँ पर जो पूरी हमको हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से हमास ने ऑफेंसिव लिया है, अब इसके बाद फिलिस्तीन का मुद्दा सेंटर स्टेज पे फिर से आ गया है, अपने आप आ गया है। और ईरान जो है आने वाले किसी भी नेगोशिएशन में अब वो फिलिस्तीन को अपना प्रमुख इशू बनाएगा। उसकी वजह यह है कि जो मिडिल ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो सऊदी अरेबिया है, कतर है, ये इनकी भी प्रेस्टीज गिर गई है। इजराइल की जो प्रेस्टीज गिरी है तो इनकी भी प्रेस्टीज गिरी। और वजह क्या है कि ये सब भी इजराइल के साथ ही वजूद में आए, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और इजराइल तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वजूद में आया, लेकिन इजराइल का जो ज़ायनिज़्म का वहां पर अटैक था वो शुरू हो गया था 1930s में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो बाकी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो गए, कतर हो गए, ओमान ऑलरेडी ईरान के साथ है। ईरान एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है जो एंड इट इज गोइंग टू कॉल द शॉट्स इन मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान का कोई हेजोमोनिस्टिक एस्पिरेशन नहीं। ईरान कोई उस तरीके से कोई एक्सपेंशनिज्म उसकी फिलॉसफी है फिलिस्तीन राज होना चाहिए। और ईरान का सबसे बड़ा जो दोस्त होगा सुन्नी अरबों में वो होगा फिलिस्तीन राज। और फिलिस्तीन राज की तरफ इस समय पूरा उनका जोर है। अपने यहाँ के जो पूरा जैसे बात हो रही है फ्यूनरल हो जाए, सारी चीजें हो जाए, उसके बाद जो है एक ईरान अपना एक जो विजेता वाला रूप है और उसका क्या व्यवहारिक प्रभाव पड़ रहा है अभी मिडिल ईस्ट पे वो दिखाएगा। बिल्कुल 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 आता हूं दोबारा आपके पास। प्रशांत जी, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान नेटो की बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह ये अमेरिकी और ईरानी अधिकारी आपस में बात करेंगे, बैठक होगी। जो बैठक टूट गई थी, जो होनी थी 15 तारीख को, वो बैठक फिर से शुरुआत उसकी करने की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग, ये बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि हम अगले सप्ताह ईरान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, हम किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, शायद ऐसा नहीं भी हो। और जिस तरह मैं देखता हूं, उन्होंने युद्ध लड़ा, युद्ध समाप्त हो चुका है। यानी बार बार ये घोषणा करते हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है और विशेष रूप से रुचि नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी हमलों ने उनके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। ये बात बार बार वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है अमेरिकी हमलों ने, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इजराइल कहाँ है? अमेरिका तो ठीक है, अपनी जगह पे है, और अमेरिका में अभी 6 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 6 महीना भी नहीं, जनवरी में तो अपनी कुर्सी संभाले हैं डोनाल्ड साहब, और ये जून का महीना है।
और उनका ग्राफ किस ढंग से नीचे जा रहा है अभी सुनील शुक्ला जी बता ही रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजराइल कहाँ है, जिस इजराइल ने अभी तक दबा के रखने की कोशिश की थी फिलिस्तीन को उसके साथ, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स अब हम क्या बदलते हुए देखेंगे और खासकर मिडिल ईस्ट में। अनम्यूट कीजिए। फिलिस्तीन पर, गजा पर, वेस्ट बैंक पर नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहेंगे। और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीजें नए सिरे से डिस्कस होना शुरू होंगी और मुझे लगता है कि नेटो कंट्रीज का, ये जिसको कहें वेस्टर्न यूरोप का, खासकर वेस्टर्न यूरोप का नजरिया कुछ बदलेगा। और ये नेटो तो वैसे भी देखिए आप, यूक्रेन के मसले पर नेटो में जो है वो डिवीजन हो गया। इस पूरे युद्ध घटनाक्रम में नेटो का एक बयान नहीं आया, एक नेटो शामिल नहीं हुआ। और अभी तक की सारी लड़ाइयाँ नेटो, अमेरिका की लड़ाइयाँ नेटो लड़ता रहा गल्फ में, इस बार नेटो नहीं आया साथ में। तो नए सिरे से डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिप्लोमेसी फिलिस्तीन को लेके भी जो है वो शुरू होगी। भारत इसमें बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है अगर मोदी जी थोड़ा समय बिहार के इलेक्शन पे कम कर दें या चुनावबाजी में, और डिप्लोमेसी में अगर समय बिताएं और थोड़ा सा अच्छे एडवाइजर्स के साथ मिलकर वो इसको नए सिरे से भारत की जो डिरेल हो गई है फॉरेन पॉलिसी, उसको पटरी पर लाएं, तो भारत का एक बड़ा रोल हो सकता है फिलिस्तीन के मसले पर। और रहा है हमेशा से। भारत गैर अरब देशों में पहला कंट्री है जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। अगर फिलिस्तीन का झंडा यूनाइटेड नेशंस में है तो वो भारत की वजह से है। भारत का प्रपोजल था जिसको स्पॉन्सर किया था। यासिर अरफात से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, बहुत ही घनिष्ठ ताल्लुकात रहे। फिलिस्तीन के मसले को लेकर भारत में एक बड़ा जज्बा है, तो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है वहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि भले भारत अपनी विदेश नीति को तो पटरी पर लाए, वो फिलिस्तीन तो दूर की बात है, पाकिस्तान के मसले पे डिटेल हो चुकी है जी। तो ये चुनौती अभी भारत के सामने है। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर नए सिरे से इसको कहें कि एक नया जो है वो ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा दुनिया बैठेगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले 6-7 महीने में ये हम होता हुआ देखेंगे। जी जी। सुनील शुक्ला जी, आप भी ऐसे ही देखते हैं क्या कि फिलिस्तीन का मामला फिर से और मजबूती के साथ उठते हुए हम लोग देखेंगे? आखिर ईरान इजराइल के विरुद्ध क्यों कर रहा है? आज तक ईरान ने इजराइल को क्यों नहीं स्वीकार किया? ईरान क्यों कहता रहा है, खासतौर पर खमेनी साहब, कि ईरान इस मध्य पूर्व में एक जानलेवा नासूर की तरह से, ट्यूमर की तरह से, इस तरह का बयान क्यों दिया उन्होंने? इजराइल से तो कोई सीधी सीधी लड़ाई नहीं ईरान के साथ है। और हमेशा खमेनी ने और ईरान ने फिलिस्तीन के मुद्दे को महत्वपूर्ण माना है। ईरान को अगर मध्य एशिया में, खाड़ी के इलाके में, अरब जगत में अपनी लीडरशिप को स्थापित करनी है तो फिलिस्तीन के मुद्दे को कैसे छोड़ सकता है? वो उसके लिए सबसे अहम मुद्दा है वो। और उस मुद्दे अगर वो हमास को, हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है, उनके मदद से दोनों प्रॉक्सीवार और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, तो क्यों लड़ रहा है? फिलिस्तीन का तो मुद्दा उसमें है। और फिलिस्तीन नेतन्याहू जो 2 राष्ट्रों का सिद्धांत है उसको ही तो बर्बाद किए हुए हैं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलिस्तीन का मुद्दा, गाजा का मुद्दा, पश्चिमी किनारों से इजराइल की वापसी, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो आने वाले दिनों में ईरान मजबूती के साथ लेकर खड़ा होगा। ईरान को केवल अपने तक सीमित नहीं, ईरान को पूरे खाड़ी के देशों में अपनी लीडरशिप को स्थापित करना है। और इस लीडर वही होगा जो फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के सबसे आक्रामक होगा। इस बात को बाकायदा ईरान महसूस करता है।
और इसीलिए आज तक उसने कभी भी इजराइल के साथ किसी भी तरह के संबंध को नहीं रखा। तमाम अरब देश, खाड़ी के देश इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना लिए, व्यापारिक संबंध बना लिए, ईरान इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। तो इसके पीछे केवल और केवल कारण फिलिस्तीन की लड़ाई है और इजराइल को कमजोर करना। तो ईरान कैसे छोड़ देगा? और आज अगर वो अपनी ताकत को स्थापित किया दुनिया के पैमाने पर, इस खाड़ी के इलाके में अपनी एक पहचान उसने बनाई है, अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है। पश्चिमी मीडिया किस तरह से निरूपित कर रहा था ईरान को कि एक महाकट्टरवादी देश, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला देश, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए बातें करने वाला देश, ये तो बातें कही जा रही थी। उस ईरान ने छक्के छुड़ा दिए जो बहुत अपने आप को प्रगतिशील कर रहे थे और जो दुनिया में अपने आप को स्थापित कर रहे थे कि अपराजेय हैं और उनकी सुरक्षा कवच कोई भेद नहीं सकता। तो फिलिस्तीन का मुद्दा निश्चित रूप से ईरान कभी छोड़ने वाला नहीं है और ईरान हमास, हिजबुल्लाह जैसे ताकतों को मदद करता रहेगा और इसके प्रॉक्सी वार तो लड़ रहा, अब वो आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा और दुनिया के सामने लड़ेगा कि नहीं, ये फिलिस्तीन का समस्या का समाधान होना है और अपने इलाकों से वो तो चाहेगा कि इजराइल एकदम निस्तानाबूद हो जाए, लेकिन वो उसके बस का नहीं है। लेकिन जो विस्तार कर लिया है इजराइल ने, वो उसको वापस करने की कोशिश करेगा कि आप पश्चिमी किनारे से वापस होइए और गाजा का जितना इलाका में कब्जे में उसको वापस जाइए। ये बात बनेगी और इजराइल इस विषय को छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। ईरान इस मुद्दे को कतई छोड़ने वाला नहीं। जी। अमलेंदु जी, एक ताजा सर्वे भी आया है इजराइल में, वो क्या कहता है? जो है उसका एक कंपनी का एक है सर्वे और वो वाल्ला के नाम से करते हैं। तो 62% इजरायली जो है वो ये चाहते हैं कि हमास के साथ समझौता किया जाए और बंधकों को वापस छुड़ाया जाए और शांति आए। ये अभी उसका सर्वे जो प्रकाशित हुआ है और ईरान के साथ समझौते के पक्ष में कम लोग हैं, 33% केवल लोग हैं, लेकिन हमास के साथ जो है ये। अब राजीव जी, वहां जो बात चल रही है इजराइल में, वो ये पूछा जा रहा है कि भाई आप अक्टूबर 23 से लड़ रहे हैं हमास से और आपने 56,000 नागरिकों को वहां मार दिया, लेकिन आप अपने बंधकों को अभी तक हमास से छुड़ा नहीं पाए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? भाई हमें तो बंधक वापस चाहिए थे ना, हमारे जो होस्टेज है वो वापस चाहिए थे। आप वहां 60,000 को मार दे चाहे 60 लाख को मार दे, हमारे वो नागरिक तो वापस नहीं आ रहे। तो ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी फेल्योर वहां जो है ये मानी जा रही है कि आप उनसे समझौता नहीं कर पाए और वहां आप बेगुनाह नागरिकों को मार रहे हैं। और इसीलिए नेतन्याहू ने वहां से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ईरान पर हमला बोला था, ताकि वहां से लोग ध्यान हट जाए और ईरान की तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। थोड़ी सी उनको कामयाबी मिली और इस बीच राजीव जी 12 दिन का जो युद्ध चला है, इस 12 दिन के युद्ध में 1000 बेगुनाह फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया। आज ही 45 लोगों को जो है जो लाइन में खाना लेने के लिए थे उनको मारा है। तो यानी युद्ध अपराध जो है वो इजराइल के वो लगातार बढ़ रहे हैं। और लेकिन नेतन्याहू एक हारा हुआ जो है हत्यारा जिसे कहा जा सकता है उसके रूप में सामने आ रहा है और नेतन्याहू के खिलाफ अब इजराइल में भी आवाजें उठ रही हैं। तो नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए और खुद जेल जाने से बचने के लिए आगे क्या ट्रिक लगाता है ये देखना होगा। जी, तो ये माना जाए अमरीश जी, ये माना जाए कि नेतन्याहू जो हैं वो इस कोई भी एक जंग हमेशा बना रहे और वो चाहते हैं, ऐसा माना जाए कि अगर सीज फायर इधर ईरान से हुआ है तो चलो फिलिस्तीन वाला मामला, गजा पट्टी वाला जो मामला है उसको अभी हम चलाए रखें। सीधा एक बहुत सीधी बात है, नेतन्याहू चाहता है अब वो निरंतर जंग पर ही वो सत्ता में रह सकता है। देखिए, एक पूरा वोट आया था जिसको 8 वोटों से केवल जीता ईरान वॉर के पहले नेतन्याहू ने। उसी के बाद और ये दूसरा एक स्थिति ऐसी ना बन जाए जैसा कि अमलेंदु जी ने कहा कि 62% जो इजराइल में लोग हैं वो ये चाहते हैं कि समझौता हो, क्योंकि जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमास को खत्म करना और होस्टेजेस को वापस लेना, दोनों में नेतन्याहू बुरी तरह से फेल हो गया। अभी कल हमास ने एक दिन में कम से कम 12 इजरायली सोल्जर्स मार दिए, 7 और 5 और। अब इस तरह की जो देखिए, ये जो पूरे बॉडी बैग्स भी इजराइल में भी जब जा रहे हैं वापस, तो वहां भी जो पूरा एक माहौल है वो पूरा तरह से बदल गया है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है नेतन्याहू से सत्ता कौन छीने, क्योंकि भाई वो चुनाव तो कराने से रहा,
दूसरा, जब पार्लियामेंट में वोट की बात आती है तो कहीं हमला करवा देता है, जैसे ईरान पे करवा दिया। तो अभी फिर से कुछ कर, भाई देखिए लेबनान में 5 ऐसे इलाके हैं जहां अभी इजराइल बैठा हुआ है समझौते संधि के बाद भी, और उन 5 इलाकों से वो फिर से घुस जाए आगे, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह जवाब देगा, हिजबुल्लाह फिर सक्रिय हो जाएगा, वो अलग सवाल। लेकिन नेतन्याहू के पास मिडिल ईस्ट में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि वो जंग को जारी रखे, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वो इतना ज्यादा जंग को आगे बढ़ाए अलग अलग फ्रंट्स पे कि या तो उसके अंदर जन विद्रोह हो जाए इजराइल के अंदर, और नहीं तो ईरान जैसी ताकत पर खत्म ही करे इजराइल को। क्योंकि देखिए ये जो इजराइल का जो पूरा एक सोच है, या नेतन्याहू की जो अपनी सोच है कि हमें सत्ता में बने रहना है, उसके लिए हम पूरी तरीके से, वो कहता है कि हम ही इजराइल, अगर हम गए तो इजराइल चला जाएगा। ये उसने कह ही दिया कि अपने लड़के की शादी नहीं कर पाए, अब ये नहीं कर पाए, तो आप सोच सकते हैं उसकी मानसिकता। तो वो जो है, अब ये देखिए सवाल यहाँ पर नेतन्याहू की पर्सनालिटी पे भी आ गया है। एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि इसको सत्ता से हटाना, ट्रंप के अंदर भी ये सवाल हो सकता है कि इसको सत्ता से हटाना जरूरी है। लेकिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाना ये एक बहुत बड़ी लॉबी का हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है, जिसके पास हर तरह की चीजें हैं, क्रिमिनल फोर्सेस भी इसके साथ हैं। ट्रंप पे भी ये कुछ करा सकता है, ऐसा पुल नहीं किया जा सकता। इसलिए देखिए बहुत एक जो आने वाला समय वो दिलचस्प भी है, लेकिन अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है और वायलेंट। सबसे बड़ी बात है कि ये वायलेंस जो है ये खत्म नहीं होने वाला है, ये नेतन्याहू और बढ़ाएगा, और फिर बाकी जो फोर्सेज हैं उनको भी अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमास ने शुरू कर दिया है। ईरान की भी पूरी तैयारी है और नेक्स्ट फेज के लिए सारी फोर्सेज तैयार हो रही थी। क्योंकि देखिए जो हमास के कोऑर्डिनेटर जो ईरान के थे, उनके जो लेटर्स और जिनका असैसिनेशन इजराइल ने किया 20 जून को, उनके जो लेटर्स खान यूनिस से इजराइल ने किए, या हो सकता है इजराइल के पास पहले से हैं, अभी उन्होंने उनको पब्लिक किया, ये दिखाने के लिए कि ईरान देखो हमास का सपोर्ट करता है। लेकिन वो अलग बात है कि इससे वो दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि फिर जो तमाम जो सुन्नी जनता थी जो ये कह रही थी कि ईरान को कतार पे कि उस पर हमला नहीं करना चाहिए था, वो उसको भी समझ में आ गया कि ईरान वाकई हमास की मदद कर रहा है जो सुन्नी है। तो ये उल्टा पड़ गया। लेकिन वो चीज सामने आई कि तूफान 2, अब तूफान 2 क्या है, उस लेटर में मेंशन्ड है कि और 11 मई की वो चिट्ठी है जो हमास को लिखी है ईरान के जो शहीद साहब थे जिनका असैसिनेशन हुआ। तूफान 2 की प्लानिंग हो रही है। तूफान 2 का मतलब दूसरा 7 अक्टूबर। तो अब अगर एक असैसिनेट हो गए इजराइल के, तो फिर दूसरा तो आ जाएगा, वहां तो कोई समस्या नहीं है। तो वो दूसरा देखिए $25 मिलियन भी रखे हुए हैं ईरान ने उसके लिए। तो तूफान 2 का मतलब है दूसरा 7 अक्टूबर कभी भी हो सकता है। तो ये देखिए पूरी स्थिति, और हम लोग को देखिए पूरी तरह से ईमानदारी के साथ सारे जो पहलू हैं उनको जनता के सामने रखना चाहिए, चाहे वो हिंसा की तरफ बढ़ रही हो चीजें, चाहे वो एक बड़े क्लैश की तरफ बढ़ रही हो, लेकिन इससे नतीजा अच्छा ही निकलना है क्योंकि फिलिस्तीन की आजादी होनी है। ये देखिए मेरा पूरा टेक है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समय की कमी है इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो आखिर में आप कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। शांति वाले देश, गांधी के देश से हम हैं, बुद्ध के देश से हम हैं, और लेकिन अपना देश भी अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले महीने ही पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ था। सीज़ फायर वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाया, और इधर भी सीज़ फायर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाया है। और यही बात आज पूछ रहे थे, बार बार कांग्रेस पूछती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करवाया है तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं, आप बताइए। आज इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है, 50 साल पूरे हो गए इमरजेंसी को, और उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है बड़े बड़े विज्ञापन के जरिए, अखबारों में सरकारी विज्ञापन देकर। संविधान हत्या दिवस, एक तो हत्या वर्ड और सरकार अगर लिखे तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का टेक यहाँ पर, और उसमें भी जो बता रहे थे अभी शकील अख्तर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक छोटी सी बाइट हमने सुनाई भी थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कई सारे सवाल पूछ रहे थे। इन सब पे हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ की चूंकि एक कॉन्फ्लिक्ट और उस मुकाम पे जिसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ सकता है, इसलिए इस विषय को हम लोग पिछले 10-12 दिन से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर
जो गतिविधियां हैं उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। वीडियोज़ के जरिए हम आप तक उन तमाम गतिविधियों को पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लाइव कार्यक्रम में भी बहुत जल्द इन सारी चीज़ों को भी, बिहार में इलेक्शन है उसको भी, उसके बाद के इलेक्शंस को भी, तो इलेक्शन और उसके अलावा देश की गतिविधियां, देश की सियासी गतिविधियां, इन सब पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन विदेश से आने वाली खबरों को भी जरा और गौर से सोचिए कि इसमें भारत कहाँ खड़ा है, भारत की विदेश नीति कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। साथ में जुड़े थे सीधे ईरान से मोहम्मद हुसैन सूरतवाला साहब, उनको भी शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों।